नमस्कार। वितस्ता वेंचर्स के सभी दर्शकों को, श्रोताओं को, चाहने वालों को हमारा नमस्कार। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारी रवायत है कि हम लोग हर एक रविवार को शाम 8 बजे जो ज्वलंत मुद्दे होते हैं, जो समाज को छूने वाले विषय होते हैं, उन पर बातचीत करते हैं। और हमारी कोशिश यह होती है कि हम लोग समाज के उन लोगों को बुलाएं जो वहाँ से जुड़े हैं, जो उस मसले की जानकारी रखते हैं, जो उस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, जो सही मायनों में बातचीत कर सकें, सही मायनों में चर्चा को आगे बढ़ा सकें। आज का हमारा विषय थोड़ा सा, आप चाहें तो उसे ज्वलंत कह सकते हैं, कुछ लोग अगर चाहेंगे तो उसे विवादित भी बना सकते हैं। हमारा विषय है मिथिला में आज़ादी वाया मोहम्मदपुर। मोहम्मदपुर में जो घटना हुई थी वह आप सब लोगों को पता है। इसके साथ ही अभी कल किशनगंज में भी एक दुखद घटना हुई है। वहाँ पड़ोस के पश्चिम बंगाल में किशनगंज के थाना प्रभारी गए थे छापा मारने, और उनकी हिंसक भीड़ ने हत्या कर दी, एक समुदाय विशेष की भीड़ ने। हम लोग उस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ आज दो मुख्य अतिथि होंगे। उनमें से पहले का परिचय मैं आपको करा दूं। संजय रिक्त हैं हमारे साथ, और संजय जी अभी दिल्ली में रहते हैं, कॉरपोरेट की दुनिया से जुड़े हुए हैं, और यह अपना परिचय स्वयं देंगे। इसके साथ हमारे साथ ईशनाथ जी जुड़ेंगे, वह असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। ईशनाथ जी भी आ गए हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ईशनाथ जी, ईशनाथ सर, आपको मैं बता दूं कि हम लोग लाइव हो चुके हैं। पहले फोटो हम मिल लोग रहा लाइव था। हो चुके हैं, हम लोग लाइव हो चुके हैं ईशनाथ जी। और आप दोनों का परिचय बातचीत के क्रम में ये लोग खुद ही देंगे। तो सबसे पहले संजय जी, मैं आपसे आग्रह करता हूं कि हमारे दर्शकों श्रोताओं को हाय हेलो करें, अभिवादन करें और अपना परिचय दें। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी व्यालोक भाई। ये बहुत गौरव का विषय है हम सब मैथिलों के लिए कि एक भोजपुरी बैकग्राउंड का आदमी जो कालांतर में चल के जेएनयू से पास होकर दरभंगा से निकलता है, जेएनयू से पास होता है, फिर मीडिया की दुनिया में अपनी हस्ती बनाता है, मैथिली बहुत ही अच्छी तरह बोलता है कि हम लोग जो मैथिल बोल सकते हैं उससे भी थोड़ा परिष्कृत ढंग से बोल सकता है, जो मैंने सुना है। ऐसा एक व्यक्ति, और वो मिथिला के विषय को सामने लेके आता है पूरे 8 करोड़ मिथिला के समक्ष में। पहले तो मैं इसके लिए आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। ईशनाथ भाई जी का तो आभारी हूँ ही, प्रोफेसर हैं, तो इसके लिए उनको सादर नमन है। पर आपका विशेष रूप से आभारी हूँ, और खास करके प्रवीण जी हैं, आप हैं, दोनों का आभारी हूँ। मिथिला नाम लेके कोई प्रोग्राम करने के लिए तैयारी नहीं होता है, चाहे वो बिहार हो, उत्तर बिहार हो, दक्षिण बिहार हो, पूरा मिथिला हो। संजय जी, आपको रोक रहा हूँ, थोड़ा सा संक्षेप में अपना परिचय दें हमारे दर्शकों को। मेरा छोटा सा परिचय है, संजय झा नाम है, रिक्त के नाम से मैं जाना जाता हूँ। मिथिला राज्य आंदोलन का एक छोटा सा सिपाही हूँ, जो मिथिला में रोजी रोजगार, स्वास्थ्य, मिथिला की जो समस्याएं हैं उसके समाधान के लिए जमीनी संघर्ष करते रहने के लिए जाना जाता हूँ। उस विषय पे कई सारी पुस्तकें भी लिखी हैं। तो ये मेरा छोटा सा परिचय है, आगे देखते हैं। हम लोग बातचीत शुरू कर रहे हैं क्योंकि मुझे लगता है कि ईशनाथ जी को थोड़ी सी समस्या हो रही है। ईशनाथ सर, आप दो इससे जुड़े हुए हैं। हेलो सर। ईशनाथ जी, आप दो हेलो सर जी। ईशनाथ जी लाइव हैं शायद अब। ईशनाथ जी नमस्ते।
हमारे नमस्कार। वितस्ता के दर्शकों को थोड़ा सा आप अपना परिचय दें और उनसे हाय हेलो करें। नमस्कार सभी मान्यजनों को। मैं सिर्फ वितस्ता वेंचर्स के लिए आपको और सभी दर्शकों का, श्रोताओं का अभिनंदन करना चाहूँगा। और मैं क्या बताऊँ, मैं तो सिर्फ एक शिक्षक हूँ, अंग्रेजी का शिक्षक हूँ, पढ़ाता हूँ, मिथिला में रहता हूँ, मिथिला की बात करता हूँ और कभी कभार कुछ कुछ लिख भी लेता हूँ। अभी का जो विषय है उस पर मैं, अभी आप आगे बढ़ेंगे तब मैं बात करूंगा, ठीक से। जी हम लोग अपनी आज की चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। जी, और नमस्कार दोनों आदमी को। नमस्कार। मैं अब आप लोगों से अपनी आज की बात हम लोग अभी शुरू करेंगे। मिथिला एक ऐसा नाम है जिसको लेकर बहुत सारा नॉस्टैल्जिया, बहुत सारी बातें, बहुत सारी छवियां आती हैं। दिक्कत यह है कि सब एक रेखीय, एक पक्षीय होती हैं। अमूमन मिथिला वासी जो हैं वह जैसे ही बातचीत शुरू करते हैं वह राजा जनक, याज्ञवल्क्य, मैथिली, सुकुमारी, जनक नंदिनी से बातचीत शुरू करते हैं और उसके बाद अगर वो बहुत नीचे आते हैं तो दरभंगा महाराज तक आकर रुक जाते हैं। आज 2021 है, स्थितियां बदल गई हैं, बहुत सारे परिवर्तन हो गए हैं। मिथिला में आजादी चाहिए। सबसे पहले संजय जी आपसे जानना चाहेंगे कि मिथिला में आजादी, इस विषय पर थोड़ी बातचीत करें। मिथिला को आजादी चाहिए, किससे चाहिए? आप क्या समझते हैं मिथिला में आजादी से? बड़ा अच्छा जिक्र कर दिया आपने स्वामी व्यालोक भाई। आपने नाम ले लिया गार्गी का, आपने नाम ले लिया मैत्रेयी का, आपने नाम ले लिया क्या कहते हैं, वो जो वहां पे ऋषि बैठे हुए थे जनक के दरबार में, उनका, याज्ञवल्क्य का, जिन्होंने कठोपनिषद लिखा। एक बड़ा ही अच्छा श्लोक है संस्कृत का, आत्मा वा अरे द्रष्टव्य श्रोतव्य मंतव्य निदिधा तिसेव्य। और इसके पीछे में एक छोटा सा संसर्ग है, एक छोटा सा उदाहरण है कि जब राजा जनक ने ये कहा कि हमारे दरबार में लोग शास्त्रार्थ के लिए आएंगे और जो इस शास्त्रार्थ में जीतेंगे उनको मैं 10,000 गायें दूंगा दान में। उस शास्त्रार्थ में दुनिया भर के विद्वान आए, जिसमें गार्गी भी आई, खुद भी ऋषि आए, सब कुछ हुआ। कोई खड़ा नहीं हुआ उनके साथ शास्त्रार्थ करने के लिए। ऋषि महोदय ने कहा कि चलो भाई गाय ले जाओ, कोई शास्त्रार्थ सॉरी, मैं पूरी कहानी में नहीं जाना चाहूंगा, मैं सिर्फ श्लोक के अंदर में जाना चाहूंगा। मातृसदन एक आश्रम है हरिद्वार में, जिसने 24 से 25 अभी तक अनशन कर रखे हैं। स्वामी शिवानंद सरस्वती, उनकी एक पुस्तक है, उस पुस्तक में ये उदाहरण देते हैं और वो पूछते हैं कि गार्गी ने पूछा कि अगर प्रकाश नहीं होगा तो हम कैसे देखेंगे? तो जवाब मिलता है याज्ञवल्क्य का कि ये जब सूर्य नहीं होगा तो कैसे देखेंगे? तो जवाब मिलता है कि हम चंद्रमा से देखेंगे। चंद्रमा नहीं होगा तो कैसे देखेंगे? तो हम अग्नि से देखेंगे। अग्नि नहीं होगा तो कैसे देखेंगे? इस प्रकार का विवाद चलता है और लास्ट में स्वामी याज्ञवल्क्य कहते हैं, ऋषि याज्ञवल्क्य कहते हैं, आत्मा वा अरे द्रष्टव्य श्रोतव्य मंतव्य निदिधाति सेव्य। मिथिला तो वो भूमि रही है जो अंत में कहती है कि जब संसार आत्मा व अरे द्रष्टव्य, आत्मा व अरे द्रष्टव्य का मंतव्य तो लोग जानते ही नहीं है। और ये मिथिला की देन है, याज्ञवल्क्य की देन है, ये कठोपनिषद की देन है।
कि जब संसार के सारे प्रकाश खत्म हो जाएंगे तब कौन क्या करेगा, कैसे देखेगा? देखना तो जरूरी है। जब आप देखोगे ही नहीं तो विकास क्या करोगे? तब वो आशीर्वाद देते हैं, आशीर्वचन देते हैं कि मन की आंखों से देखो। ये मिथिला का सबसे बड़ा दर्शन है, जो खट दर्शन है उसमें से सबसे बड़ा दर्शन मिथिला का ये है, पूरी सृष्टि के लिए, न सिर्फ भारत के लिए, न सिर्फ मिथिला के लिए, पूरी सृष्टि के लिए, पूरे विश्व के लिए। आज की बात करें 2021 में मिथिला में आजादी, आप पर आएंगे। पहले इशनाथ सर के पास चलते हैं, ये जुड़ चुके हैं हम लोगों के साथ। इशनाथ सर, आप ठीक दिख रहे हैं, एकदम स्थिर रहे हैं, वहीं रहे हैं, आप हिले डुले नहीं। और हमारा जो विषय है मिथिला में आजादी, उस पर बात करें। उनकी आवाज नहीं आ रही। इशनाथ सर आप म्यूट हैं। इशनाथ सर आपका माइक म्यूट है। अब ठीक है, आवाज आ रही है? हाँ अब ठीक है, अब इट्स परफेक्ट। ठीक है। सबका आभार व्यक्त करते हुए मैं सिर्फ इतना कहूंगा अभी विषय पर आते हुए कि चूंकि 10 मिनट बीत चुका है, विषय अभी तक प्रवेश नहीं किया हम लोग। आजादी से मतलब आजादी, फ्रीडम, लिबर्टी या जो कुछ भी हो, उसे कहा गया कि मतलब जनरली आजादी ये है कि हमें कोई चीज भी करने के लिए मना ही नहीं हो, आजादी होती है। एक आर्स वाक्य है अंग्रेजी का कि योर फ्रीडम एंड्स वेयर माय नोज बिगिंस। योर फ्रीडम एंड्स वेयर माय नोज बिगिंस मतलब हुआ कि आजादी अगर हमें चाहिए तो हर व्यक्ति को चाहिए। हम किसी दूसरे की आजादी में खलल पैदा न करें, इस तरह की पहले आजादी हमें चाहिए। और मिथिला की बात जहाँ पर है तो मिथिला सदैव बौद्धिक संपदा की धनी धरती रही है। यहाँ आजादी और आजादी से मतलब की चीज है। सर आवाज आप लोगों को जा रही है? हाँ ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। थैंक यू सर। आजादी मेरे ख्याल से मिथिला में बहुत तरह की आजादी अभी चाहिए। अभी के परिप्रेक्ष्य में अगर देखें तो हम लोग, अपने मिथिला के लोग, अपने संस्कार से दूर होकर के अपने वास्तविक आजादी को खोते जा रहे हैं। इससे मेरा तात्पर्य यह है कि हम आज से 4000 की 2000 साल पहले जिस तरह के वातावरण में अपने को शुद्ध परिशुद्ध रखते हुए, अपने क्रियाकर्म के साथ, अपने नैतिक दायित्वों के साथ, अपनी सामाजिकता के साथ जो संतुष्ट जीवन जी रहे थे, आज हम वो नहीं जी पा रहे हैं। इसके पीछे कई भयानक कारण हैं। भयानक कारण ये है कि धीरे धीरे बढ़ती हुई सामाजिकता के साथ साथ राजनीतिक दखल और उस पे स्वार्थों की दखलंदाजी, निहित स्वार्थों की दखलंदाजी ने हमें हमारे संस्कारों के साथ बहुत कमजोर किया है। हम लोग जो कभी सीता की धरती से पूजा करते हुए, सीता की पूजा करते हुए, अपने भूमि को माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्या की रचना करते हुए आगे बढ़ रहे थे, वहां पर हमें आज आकर के भय, भूख, भ्रष्टाचार, कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। परिप्रेक्ष्य जो अभी आने वाला है मोहम्मदपुर के परिप्रेक्ष्य में, उस पर मैं आगे बात करूंगा। आजादी के संदर्भ में मेरा इतना कहना है कि आजादी जो एक कंसेप्ट है, फ्रीडम इज द ऑक्सीजन ऑफ द सोल। ऑक्सीजन ऑफ द सोल जब कहते हैं कोई, तो आत्मा का वो ऑक्सीजन है। और आत्मा हम लोग कहीं पर, अभी क्या कहें, अभी तो समय में आत्मा है कि नहीं है, ये इसी पर सवाल है। उसका ऑक्सीजन हम लोग तलाश करते हैं। और फ्रीडम फ्रॉम द रिस्ट्रेंट और कंस्ट्रेंट
ये फ्रीडम नहीं है। फ्रीडम मतलब पॉलिटिकल फ्रीडम की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। मैं मिथिला के परिप्रेक्ष्य में इतना कहूंगा कि मिथिला के कल्चर मतलब संस्कृति सभ्यता के साथ जो दखलंदाजी हुई मगध और दूसरे अन्य प्रांतों के द्वारा, उस पर थोड़ा हम लोग विमर्श करें अपने मिथिला के लोग, और उसके बाद इस पर उस आजादी की बात कायम करें। व्यालोक जी बहुत परेशान हो अच्छी रहे बात। हैं। नहीं, बहुत अच्छी बात आपने कही, मैं परेशान नहीं हो रहा हूँ। मैं आपको बीच में रोक रहा हूँ कि संजय जी से मुझे एक जी रिक्वेस्ट करनी है कि जब एक व्यक्ति जी बोलता रहे तो बाकी लोग म्यूट कर दें। संजय जी, आपके बैकग्राउंड से बहुत सारी आवाज आ रही है और हाँ तो कई दर्शकों श्रोताओं ने कहा है, आपने जो इशनाथ जी बात कही जी वह हम लोग पूरे ध्यान से सुन रहे थे। और असल में हमारी जो बातचीत का फॉर्मेट है उसमें चीख चिल्लाहट और हल्ला गुल्ला नहीं होता है, इसलिए जी परेशानी जी की नहीं बात जी नहीं नहीं है। आपने जी जो नहीं बात जी कही कि दूसरे प्रांतों का या दूसरी संस्कृतियों का मैं कह लूं जो मिथिलांचल जी पर दखल हुआ, आजादी, मिथिला में आजादी वाया मोहम्मदपुर। मोहम्मदपुर की घटना इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि मोहम्मदपुर की जी घटना के बाद बहुत सारी बात हुई है। और संजय जी, आपकी जानकारी के लिए एक टिप्पणी आ गई है कि आपने जो सूत्र बताया वह बृहदारण्यक उपनिषद से है, और उसी उपनिषद के कर्ता, रचयिता नहीं, ध्यान दीजिएगा, याज्ञवल्क्य हैं। कठोपनिषद के ऋषि यम है। यह हमारे एक विद्वान दर्शक श्रोता की तरफ से यह टिप्पणी आई है। और आगे बढ़ते हैं। मोहम्मदपुर में जो घटना हुई है तब से बहुत सारा पानी बहा है, गंडक में, बागमती में। आज हमने कहा था अपने दर्शकों श्रोताओं को कि आज की जो बातचीत होगी उसमें इशनाथ जी और संजय जी दो लोग मुख्य वक्ता रहेंगे, लेकिन इसके साथ एक सरप्राइज पैकेज भी है। सरप्राइज पैकेज में हमारे साथ दो वक्ता और हैं, उनमें से एक अभी हमारे साथ जुड़ गए हैं, श्री प्रवीण कुमार झा जी। प्रवीण जी पुणे में रहते हैं और कॉरपोरेट सेक्टर में काम करते हैं, कहें तो प्रवासी मैथिल हैं। हमारी आज की जो बातचीत है उस पर इनकी क्या टिप्पणी है? प्रवीण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत वितस्ता वेंचर्स की तरफ से। आपकी क्या राय है हमारे पूरे विषय पर? सॉरी, आई वॉज ऑन म्यूट। धन्यवाद व्यालोक जी और इशनाथ जी, संजय जी, आप सबका भी धन्यवाद। मैं सुन रहा था परिचर्चा को। जब ये परिचर्चा शुरू हुई तो मैं कुछ अलग मोड में था, लेकिन थोड़ी देर की परिचर्चा के बाद मैं अब कुछ और कहना चाहता हूँ। उम्मीद है मेरी आवाज आप सबों को आ रही होगी। जी ओके, हाँ। हम किस मिथिला को और उसकी आजादी को बचाना चाहते हैं? मैं सिर्फ कुछ सवाल रखना चाहता हूँ जिसका जवाब आप लोगों से चाहूंगा। आप लोग योग्य हैं उत्तर देने के। किस मिथिला की आजादी बचाना चाहते हैं आप लोग? हमने अपनी पहचान बचा कर रखी कहाँ है? हमने अपनी जो सभ्यता है वो कहाँ बचा कर रखी है? आप किस चीज को बताएंगे? हमारे पर्व त्योहारों में गुजराती, पंजाबी और मराठी संस्कृति घुस चुकी है। इन सब संस्कृतियों को घुसने का अवसर किसने दिया? मुझे नहीं लगता किसी नेता ने या किसी मंत्री ने या किसी सरकार ने दिया, हमने आपने दिया। तो मुझे नहीं लगता कि बिना खुद की सभ्यता को बचाए रख के हम अपनी आजादी को बचा सकते हैं। सबसे पहले हम इस चीज को निर्धारित कर लें, उसके बाद फिर इसको बचाने की बात करेंगे। मैं मोहम्मदपुर के बारे में मैं बहुत कुछ नहीं जानता हूँ, मुझे नहीं पता, लेकिन मुजफ्फरपुर तो मोहम्मदपुर तो मुझे लगता है एक छोटी सी घटना है, बहुत छोटी सी घटना है। आपके यहाँ चारों तरफ से हमला हो रहा है, आपके यहाँ बांग्लादेश से हमला हो रहा है, आपके यहाँ नेपाल से हमला हो रहा है जी। और हम लोग किस चीज में व्यस्त हैं?
तो हमारे नेताजी हमारे साथ आ जाएं, हमारे साथ बात कर लें, व्हाट्सएप चैट कर लें या एक फोटोग्राफ हमारे साथ ले लें, बस समाप्त हो जाती है हमारी मिथिला की सभ्यता, संस्कृति और पौराणिक पहचान। दैट्स इट। तो मुझे लगता है कि जब तक हम खुद को बदलेंगे नहीं इन सब चीजों के लिए, तब तक शायद इस आजादी के कोई मायने नहीं होगा। आपकी बात से एक सूत्र ले रहा हूं और वहां से आगे बढ़ूंगा। कैसी आजादी और किस मिथिला की? उसके पहले मैं अपने सभी वक्ताओं से यह अनुरोध कर रहा हूं कि कृपया माइक पर ध्यान दें, क्योंकि आवाज बहुत इको करती है। इशनाथ जी, आपका माइक अभी म्यूट नहीं है, तो जब बोलें कृपया तभी उसको अनम्यूट करें, अन्यथा बात हमारी जो है वह दर्शकों श्रोताओं तक ठीक से नहीं पहुंच पाती है। किस मिथिला की आजादी की हम लोग बात कर रहे हैं, यह एक नया आयाम आपने जोड़ दिया। संजय जी, आपसे यह सवाल है। बहुत अच्छा सवाल, बहुत अच्छा प्रश्न, बहुत अच्छा पॉइंट कहते हैं जिसको, वो भाई प्रवीण जी ने उठाया है। मिथिला को किससे आजादी चाहिए? अरे मिथिला को आजादी हर चीज से चाहिए। आजादी के मानकों पे जितने भी पॉइंट्स हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 2 5 6 7 8 9 10 12 A to Z, जितने भी पॉइंट्स हो सकते हैं, आप अपना आर्थिक सांख्यिकी निकालिए, स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन निकालिए। मिथिला का हाल क्या है? पूरे भारत का जो पर कैपिटा इनकम है वो क्या है? मेरी जानकारी के हिसाब से जो नरेंद्र झा की बुक में मैंने पढ़ी, तरोनी के हैं, उन्होंने मिथिला राइजिंग लिखी, 62,000। पटना का क्या है? 75,000। दरभंगा का क्या है? 15,000। अररिया का क्या है? 7,000। शर्म नहीं आती सत्ता को? भारत का पर कैपिटा इनकम 62,000, अररिया का पर कैपिटा इनकम 7,000, दरभंगा का पर कैपिटा इनकम 15,000 और पटना का पर कैपिटा इनकम 75,000। ये है गुलामी की रेखा है, इसको कहते हैं गुलामी की रेखा है। इसको आप आर खींच के देखिए। इससे आजादी चाहिए मिथिला को। मिथिला को आजादी चाहिए बहुत और चीजों से। यहां से आजादी तो दिलाओ, पहले आर्थिक आजादी तो दिलाओ। अरे आर्थिक रूप से हम संपन्न होंगे तो हम अपनी संस्कृति देख लेंगे, अपनी संस्कार देख लेंगे, अपनी कला देख लेंगे, अपना साहित्य देख लेंगे। मुझे पहले आर्थिक आजादी दो। आज प्रवीण झा पुणे में जाके नौकरी करने के लिए शापित है, संजय रिक्त मुंबई में, कभी दरभंगा में, कभी बेंगलोर में काम करने के लिए शापित है। क्यों नहीं हमको दरभंगा में काम मिलता है? क्यों नहीं मधुबनी में काम मिलता है? क्यों नहीं मुजफ्फरपुर में काम मिलता है? क्यों नहीं पूर्णिया में काम मिलता है? अरे आरा में मिल जाए, सारण में मिल जाए, सीवान में मिल जाए, कर लेंगे। मिलता क्यों नहीं है? कहां गए वो लोग जो नौकरी की बात करते थे? इंदिरा गांधी से लेके, जवाहरलाल नेहरू से लेके, तथाकथित लालू यादव चारा घोटाले के आरोपी से लेके अभी के सुशासन बाबू तक, कहां गए सब लोग? 2011 ईस्वी में मैं बेंगलोर में था, वहां काम कर रहा था एक फॉरेन कंपनी के साथ। वहां पे एक सर्वे हुआ, सर्वे का इंचार्ज मैं ही था। निकाला 3.5 लाख सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स बेंगलोर में काम करते हैं। 3.5 लाख सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स का मतलब हुआ 1 फुल इंफोसिस, 1 फुल TCS उस टाइम के हिसाब से, 1 फुल HCL, मतलब 3 HCL, 1 HCL, 1 इंफोसिस, 1 TCS, इन तीनों के बराबर के कर्मचारी सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स अकेले बेंगलोर में मिथिला के काम कर रहे हैं। संजय जी, तीनों को अगर संजय जी, आपकी बात से एक पॉइंट उठाता हूं। आर्थिक आजादी, प्रवीण जी ने कहा कैसी मिथिला की आजादी, किस मिथिला की आजादी? संजय जी ने कहा आर्थिक आजादी। मैं बहुत जानकार नहीं हूं, लेकिन मुझे जहां तक पता है कि 60-70 ईस्वी तक मिथिलांचल में उद्योग भी थे, 80s तक मान ले सकते हैं, और अच्छे खासे उद्योग थे। बल्कि अभी भी हमारे जो मिथिलावासी
जो पुरानी गरिमा को याद करते हैं, जो दरभंगा महाराज से आगे निकलने को तैयार नहीं है। संजय जी प्लीज आप अपना माइक म्यूट कर लें। वो अभी भी बताते हैं कि जैया दरभंगा राज के शासन रहे तैया बुझ लिया जे मिथिलांचल में घी आदि दूध का नदी बहत रहे। मुझे नहीं पता कि क्या स्थितियां थी, लेकिन मुझे इतना पता है कि मिथिलांचल में पेपर मिल भी था, चीनी मिल भी था और औद्योगिकीकरण भी था। पूरे बिहार की ये हालत थी कि हम लोग एक औद्योगिक राज्य की श्रेणी में आते थे, गणना में आते थे। कहाँ चूक हुई, पिछले 3 दशक से हमने क्या क्या किया, इस पर कई बार हम लोग बातचीत कर चुके हैं। इशनाथ सर, समाधान की ओर हम लोग बढ़े, लगभग आधा समय बीत चुका है। अभी 2021 में 3 पक्षों पर बात हुई और जैसे कि हमारे एक दर्शक श्रोता कह भी रहे हैं, नीरज झा जी ने एक टिप्पणी की है कि अगर हमें काम नहीं मिलता है अपने घर में तो इसकी जिम्मेदारी सरकार पर बाद में है, पहले हम और आप स्वयं हैं। मिथिला के ही लोग अपनी दुर्दशा के जिम्मेदार हैं। नीरज झा की बात से मेरी आंशिक सहमति इसलिए रहेगी कि जिस राज्य में, जिस इलाके में लोगों को सड़क पर चलने की तमीज नहीं है, लोगों को थूकना कहाँ है यह बताना पड़े, और जब आप गाड़ी चलाएं तो हर एक तीसरा आदमी कहे कि चिन्ह नहीं छी हमरा, हम क्या कर की छिए। इन सब पर इशनाथ सर आपकी बात सुनूंगा, लेकिन सरप्राइज पैकेज के दूसरे हमारे जो वक्ता हैं उनको भी जोड़ रहा हूं। वो अजीत झा हैं। अजीत झा जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। अजीत झा ऑफ इंडिया के डिप्टी एडिटर हैं और बेहद तीखे और संतुलित पत्रकार हैं। मेरा सौभाग्य रहा है कि हमने इनके साथ दैनिक भास्कर में कभी काम किया है और मैं इनकी तेज तर्रार बातों का कायल भी हूं। अजीत झा, बहुत जल्दी में आज के विषय पर आपकी जो समझ है मिथिला में आजादी वाया मोहम्मदपुर, इस पर आपकी क्या समझ है? 2 मिनट में आपकी बात प्लीज कहें, उसके बाद हम लोग इशनाथ जी के पास जाएंगे। आपका माइक म्यूट है अजीत जी। मतलब जहां तक व्यक्तिगत तौर पर मेरी बात अगर आप करें हैं तो कई लोगों को ये कड़वी लगेगी। मोहम्मदपुर मेरे लिए कोई समस्या नहीं है, ठीक है, मैं इसे नहीं मानता, ठीक है। मैं मोहम्मदपुर के थ्रू जो संदेश देने की कोशिश की गई है वो मेरे लिए ज्यादा चिंताजनक है, जिस पर अपन आगे विस्तार से भी बात कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि मिथिला की समस्याएं जो हैं वो अब कल वाली समस्या नहीं रही कि अब आप आज भी रोना रो कि कल हमारे पास पंडोल में ये मिल था, फलाने जगह चीनी मिल था, ये था। ये रोने वाली अब समस्या मुझे लगती है नहीं है, और आप चाहोगे कि वो अब रिवाइव हो जाए, वो भी संभव नहीं है। ये जमीनी हकीकत है। मेरे हिसाब से मिथिला की समस्याएं जो है, मिथिला को जो आप जो आजादी की बात करते हैं, आजादी का मेरा मतलब है स्वावलंबी होना, कि आप अपने पैरों पे कैसे खड़े हो सके, कैसे आत्मनिर्भर हो सके। तो उस लिहाज से मिथिला को रोजगार के कुछ और विकल्प ढूंढने होंगे। दूसरी मुझे समस्या लगती है कि मिथिला के सामने जो ज्यादा बड़ी चुनौती है, जिससे उसको देखना चाहिए और जो उसके आजादी की नहीं, उसके अस्तित्व के लिए ज्यादा गंभीर है, वो मुझे लगता है कि उस इलाके में जो एक कट्टरपंथ लगातार बढ़ रहा है। आपको गांव-गांव में जिस तरह से मिशनरी की घुसपैठ हो रही है, तो ये 2 मुझे लगता है कि मिथिला की ज्यादा गंभीर समस्या है। रोजगार के उसे नए विकल्प ढूंढने होंगे, तो ही उसे आजादी मिल सकती है। हमारे पास इशनाथ जी 3 मुद्दे हमारे पास अभी हो गए हैं। किस मिथिला को आजादी चाहिए, आर्थिक आयाम, और अभी अजीत झा ने जो बात कही, इशनाथ झा जी हमारे संपर्क में अभी फिर वापस आ गए हैं, लेकिन तब तक मैं संजय जी से बात कर लेता हूं। अजीत झा जी की जो बात है संजय जी, उस पर आपका क्या मानना है? आपका माइक म्यूट है। सॉरी। अभी
किशनगंज जो मिथिला का हिस्सा है, आपको व्यालोक जी याद हो, आपको पता होगा, ये जानकारी होगी कि इसको कोसी अंचल कहा जाता है। ये पप्पू यादव और इनके गुर्गों ने एक कोसी अंचल का एक प्रदेश बना रखा है अपने मनी मन, जिसमें नाम आता है किशनगंज का, अररिया का, पूर्णिया का और कटिहार का। आपको पता है इन चारों जिलों का जो आर्थिक, जिसको डेमोग्राफी कहते हैं, वो क्या है? किशनगंज 7% मुसलमान, अररिया 42% मुसलमान, पूर्णिया 38% मुसलमान, कटिहार 47% मुसलमान। ये सारे मुसलमान कहां से आए? कितने बच्चे पैदा कर दिए क्या इन्होंने? 70 साल भी नहीं लगे इनको 10% से लेकर 70% पहुंचने में। ये सारे के सारे घुसपैठी हैं। और मैं आपको एक बात और बता देता हूं, पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने एक पुस्तक लिखी है, उसका नाम है बिहार में असम, जिसकी चर्चा कहीं नहीं होती है। लोग पढ़ते नहीं है उसको, पढ़ते वो हैं जो इस बात से चिंतित है। सुशील मोदी जी की पुस्तक है बिहार में असम। ये असम क्या है? ये असम यही है, कोसी। आप मुझे बताइए, किशनगंज जिसका नाम भगवान श्री कृष्ण के नाम पे है, वहां 70% मुसलमान कैसे हो जाएंगे यार? 70 साल के अंदर में कितने बच्चे पैदा कर लोगे? रोज आप 4 पैदा करोगे क्या? और ये अररिया में 42% कैसे हो जाएंगे? कटिहार में 47% कैसे हो जाएंगे? पूर्णिया में 38% कैसे हो जाएंगे? दरभंगा में 28% कैसे हो जाएंगे? मधुबनी में 33% कैसे हो जाएंगे? ये सब मुगलिस्ता। जी जी संजय जी, रवीन जी सर कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन बहुत देर से हमने इस्नात जी से कुछ हुआ है। आप अपना माइक म्यूट कर लें संजय जी, आपके बैकग्राउंड में बहुत ज्यादा शोर हो रहा है। ओके, इस्नात जी पहले बोलने तो जी। इस्नात जी, आपसे वही सवाल था जब आपका ऐन मौके पर कनेक्शन नेटवर्क की वजह से टूट गया था। आर्थिक तीन बिंदु उठे हैं, सवाल सुन लें। कैसी मिथिला से आजादी, किस मिथिला को आजादी चाहिए, उसका आर्थिक आयाम। अजीत जी ने बताया कि तमाम मुद्दों से बड़ा है जो इस्लामीकरण, और उससे भी बढ़ के अजीत झा ने कहा कि जो क्रिश्चियन मिशनरीज का जाल है, उससे मिथिला को आजादी चाहिए। संजय जी ने उसी के कुछ आंकड़े दिए हैं। ये 3 आयाम है। इन तीनों को लेकर आपकी राय संक्षेप में क्या बन रही है? हाँ, मैं बता रहा हूँ। मिथिला, कैसी मिथिला को आजादी चाहिए? मिथिला तो वही है जो पहले थी। हम लोग बदल, हम अपना संस्कार से मिला दिया है, अलग चीज। आजादी तो को चाहिए जो पहले से है। आजादी किस चीज की? क्रिश्चियन इस्लामिक जो है से घुस ये कर ही रहे। उसमें एक बात थोड़ा जिन्होंने कहा कि मेरे लिए कोई मुद्दा है, इसलिए कि मोहम्मद आखिर में जहाँ के लोग अमन चैन शांति प्रिय लोग हुआ करते थे, पहले अपराध होते थे, चोरी होती थी, लेकिन इस तरह की हत्याएं और इस तरह जघन्य नहीं, इस तरह क्यों हैं? जो कारण है शिक्षा नहीं मिली है। हम लोग हैं जो हमारा सनातन धर्म की उस संस्कार तो हम लोग साफ भूल हैं। दूसरी बात, मिशनरी फैलते पाए भी देख रहा हूँ अपने इलाके में भी। मैं मधुबनी के झंझारपुर रहा हूँ और अंधराटारी के आसपास में मैंने क्रिश्चियन मिशनरी के बढ़ते बढ़ते कदम देखे हैं, जहाँ पर छोटा सा भी चर्च नाम का एक चीज खोल दिया जाता है, वहां पर सैकड़ों लोग जमा होते हैं, बड़े लगाकर बहुत बड़े शोज दिखाते हैं, मतलब क्राइस्ट के। वो सिर्फ दलित के मोहल्ले में होता है। हम लोग इतना सजग अभी तक तो नहीं हुए कि हम लोग उन अपने करके उनको उन मतलब विचलित होने से बचाएं। एक और है, हम लोगों ने जाति कर दिया, वर्ण व्यवस्था थी उसकी बात, वैदिक व्यवस्था की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। वेद
ईशनाथ जी के नेटवर्क में थोड़ी समस्या है शायद। तब तक हम लोग पहले प्रवीण जी की बात सुन लेते हैं, फिर मैं अजीत झा के पास जाऊंगा। प्रवीण सर, आप कुछ कह रहे थे? मैं सनातन को मैं अपनी पहले की ही बात को जारी रखना चाहूंगा। कुछ लोग मैं कमेंट देख रहा था, कुछ लोग काफी अच्छी बातें लिख रहे हैं। देखिए, हमारी प्रायोरिटी क्या है। मनीष आनंद जी ने लिखा है कि रोजगार यहाँ करना चाहें तो यहाँ पर भी किसी को भूखे मरते नहीं देखा। बिल्कुल सही बात है। समस्या ये है कि हमारे इलाके के लोगों की प्रायोरिटी क्या है, उन्हें पहले क्या चाहिए। नेताजी के साथ सेल्फी चाहिए, या हमें स्वास्थ्य व्यवस्था चाहिए, शिक्षा चाहिए, सड़कें चाहिए, क्या चाहिए। मैं मनीष आनंद जी की बात से बिल्कुल रजामंदी रखता हूं, और मैं अपनी मतलब अगर निजी मेरी प्रायोरिटी देखूं तो यदि मेरे बच्चे को दरभंगा शहर में सही शिक्षा मिलती है, यदि मेरे परिवार को अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था मिलती है, मैं कल दरभंगा शिफ्ट होऊंगा। लेकिन ऐसा नहीं है, और ऐसा नहीं होने के दोषी सिर्फ हमारे प्रशासक नहीं है, सिर्फ हमारे मुख्यमंत्री या हमारी सरकारें नहीं है, हम सब हैं। हमारी प्रायोरिटी चेंज हो जाती है, हमारे नेताजी आते हैं, प्रायोरिटी चेंज हो जाती है। हम साल भर बाढ़ की बातें करते हैं, नेताजी को गाली देते हैं, और जब वो नेताजी गांव में जाते हैं, हमें कुछ कमीशन पे हमें भी कुछ काम मिल जाता है, तो हम चुप हो जाते हैं, वाह वाह बहुत अच्छे, महान। तो हमारी ये प्रायोरिटी जब तक नहीं बदलेगी तब तक कुछ नहीं बदल सकता। ये सब कहने की बातें हैं। और एक चीज और जोड़ना चाहूंगा, गालोक जी 2 मिनट और लूंगा। प्रवासी मैथिलों के ऊपर एक बड़ा आरोप लगता है। जब हम अपने गांव जाते हैं तो अरे बउआ अहाँ नहीं बुझबे, अहाँ तो गांव में नहीं रहे छिए, अहाँ ये सब नहीं बुझबे। मैं आपको सच्चाई बताऊं, बहुत कड़वी लगेगी लोगों को। आपकी सभ्यता, संस्कृति अगर, और आपकी भाषा, आपका साहित्य अगर किसी ने बचा के रखा है आज की डेट में, तो वो आपके प्रवासी मैथिल हैं। आप लोगों को गांव में राजनीति करने से और एक दूसरे से मतांतर करने से फुर्सत नहीं है। मैं सबके लिए नहीं ऐसा कर रहा हूं, बट अधिकांश लोग ऐसे हैं, तो बचा कर रखा है। अभी बहुत सारे लोग, एक प्रकाश चौधरी जी ने आरएसएस की बात कही, मैं उनकी बात से पूर्णतः सहमत हूं, और मुझे जहां तक जानकारी है आरएसएस ऐसा कुछ कर भी रहा है इसके पीछे। थोड़ा बहुत मैं भी उससे जुड़ा हूं, इसलिए मुझे ये बात पता है। बट सर, प्रॉब्लम ये है कि हमारी प्रायोरिटी क्या है। मैं दरभंगा उतरता हूं, पहले बात होती थी कि मैं दरभंगा उतरूं, कितनी साफ हवा, या अपने यहाँ का पानी, ये वो। आपको पता है आज की तारीख में दरभंगा का पानी इतना दूषित है। मिथिला में आप अधिकतर जगह चले जाइए, आर्सेनिक है पानी में। आपको संजय झा बताएंगे, आर्सेनिक, क्रोम, ये पानी में मिल रहा है। आप तरह तरह की बीमारियां हो रही है उससे। कोई प्रायोरिटी नहीं है। क्या वहां पर बुद्धिजीवी नहीं है इन सब मुद्दों की से बात करने के लिए? क्या आप किसी नेता को आप पूछ नहीं सकते हैं कि मुझे इसका क्या समाधान दोगे तुम? तो बस अब इस तरह की बातें तो हम लोग 1 घंटे क्या, हम लोग 10 घंटे के कार्यक्रम में कर सकते हैं कि हमारे दादाजी थे, उन दादाजी के यहाँ पे एक हाथी हुआ करता था, बस ठीक है भाई, आप अपने यहाँ तो हाथी रखो। सही बात कही है, और इसीलिए मैं बीच में ईशनाथ जी का नेटवर्क की समस्या थी, लेकिन उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण बातें कही, और खासतौर से अजीत झा आपके लिए वो बात है। उन्होंने कहा कि मिशनरियों का जो आक्रमण है वह भी कहीं ना कहीं हमारी भूल चूक है, क्योंकि वो एक लगाते हैं और उनका जो हमारे समाज के दलित लोग हैं उनके ऊपर हमला हो रहा है। तो यह हमारी बात क्यों नहीं है? कुल मिलाकर जो प्रवीण जी बात कर रहे हैं वही बात ईशनाथ जी भी कह रहे हैं कि हमारी अपनी अंतश्चेतना क्या है। मैं अगर दरभंगा की बात करूं तो 1.5 किलोमीटर का शहर है। हालांकि संसदीय क्षेत्र अगर देखें तो वो बहुत बड़ा है, व्यापक है, और मुझे लगता है कि अगर उसका क्षेत्रफल मैं देखूं तो 50-60 किलोमीटर होगा। लेकिन जो दरभंगा शहर है, आप 2 मोटरसाइकिल आमने सामने आ जाए तो वो बेकार हो जाएगा, आप चल नहीं सकते हैं। और इतनी चिल्पों में लोग पान खाकर और इतने खुश रहते हैं, अद्भुत प्रसन्न रहते हैं वहां के लोग। और मैं जाता हूं तो परेशान हो जाता हूं। तो मुझे कहा जाता है कि तू तो शहरी बन गल छा बुआ, तू तो बड़का काबिल भ गल छा, जेएनयू में पढ़ला तो ई कहला वो कहला। खैर एनीवे, बात वो भी नहीं। अजीत झा, आप तक मैं आ रहा हूं। 4 महत्वपूर्ण
चीजें उठी। मैं बार बार समेकित तौर पर अभी तक की चर्चा को इसलिए कह रहा हूं कि अभी तुरंत हमसे जो जुड़े हैं वह भी इस बात को जान लें, किस मिथिला को आजादी चाहिए, उस आजादी के आर्थिक आयाम क्या हैं, और आजादी में इस्लामीकरण और ईसाईकरण ये सबसे बड़ा मुद्दा है। आज तक मिथिलांचल के ईसाईकरण पर किसी ने बात नहीं उठाई थी, लेकिन शायद अजीत झा चूंकि चुनावी कवरेज भी करते रहे हैं और जानते रहे हैं, तो हम इनसे ये भी जानेंगे। हालांकि मैं दरभंगा में देखता हूं कि अब कई जगहों पर संडे को मास होता है और चर्च खुल गया है। चर्च वहां बहुत पुराना था, होली क्रॉस, लेकिन अब अचानक से मैं देखता हूं कि वहां ईसाई पर्व में बहुत ज्यादा संख्या में भागीदारी होती है। तो अजीत झा, आपके पास आ रहा हूं, ईसाईकरण की क्या प्रवृत्ति है और क्या इसके संकेत हैं? अजीत, आप म्यूट हैं। और व्यालोक जी, सॉरी, मुझे छोड़ना होगा, मुझे कुछ काम से जाना है। एक तो मैं वो प्रवीण सर कह रहे थे राजनीतिक प्राथमिकताओं की, तो उसको पहले उदाहरण से एक बताता हूं मैं, और वो इसलिए दे रहा हूं कि वो इस समय बिहार सरकार में मंत्री हैं। नाम है रामप्रीत पासवान। जब चुनाव हो रहा था तो आपने देखा होगा कि उनके वीडियो आ रहे थे, लोग उनको खदेड़ रहे थे, ठीक है, और फिर लोग उन्हीं को चुनते हैं, और इस बार तो वो मंत्री बन गए हैं। तो हमारे यहाँ लोगों की राजनीतिक प्राथमिकता, जो प्रवीण सर कह रहे थे, वो इस तरह की है। तो ऐसे में आप उम्मीद क्या कर सकते हैं कि अब जो विधायक रहते काम नहीं किया, वो आपको मंत्री रहते रिजल्ट देगा। अब दूसरा है कि ईसाईकरण वाली जो आप बात कह रहे हैं, उसमें एक चीज जो मैंने देखा कि एक धारणा मानी जाती है कि मतलब मुझे ये आश्चर्यजनक इसलिए लगता है क्योंकि मैंने अपनी उम्र में ये नहीं सुना था, दरभंगा से पहले इधर जो मेरे इलाके में आते हैं तो कहीं चर्च ईसाई इस सब का मैंने नाम नहीं सुना था, तो इसलिए मुझे आश्चर्यचकित करता था। तो एक धारणा है कि ये आर्थिक रूप से जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उन्हीं को बनाते हैं, धर्मांतरित करते हैं। लेकिन जब मैंने देखा कि ऐसा नहीं है, मैं एक बाजार में गया था, उस बाजार में सारे के सारे स्वर्णकार जो उस बाजार के बड़े सेठ थे सब ईसाई हो चुके हैं। अब वो क्या करते हैं, वो ये करते हैं कि अगल बगल के जितने गांव के लोग हैं जिनको अगर पैसे की जरूरत हो, दवा कराना है, घर में शादी है, किसी का मान लीजिए विवाह मुंडन है, कुछ भी है, कोई काम हो गया, किसी की मौत हो गई, पैसा चाहिए और नहीं है, तो वो उनसे पैसे लेते हैं। और उनसे पैसे लेते हैं, मान लीजिए इंटरेस्ट पे लिया, एक रेट पे लिया, या वादा किया कि 6 महीने में लौटा देंगे। तो ये क्या है कि असल में वो पैसा, मतलब ऐसा लोगों का दावा था कि उसमें ये उन सेठों का पैसा नहीं है, ये उन मशीनरी ईसाई मिशनरियों का पैसा है जिसको वो लोगों को देते हैं। और बाद में जब ये हिसाब होता है या सामने वाला नहीं दे पाता है तो पादरी को बुलाए या मान लीजिए उनसे जो जुड़े लोग हैं उनको बुलाए और बोले आप प्रभु यीशु की शरण में आ जाइए और ये आपका इतना पैसा माफ कर दिया। अब वो सोच रहा है कि 10,000 20,000 के लिए परेशान आदमी देना पड़ रहा था, मेरा जंजाल छूट गया, तो ये करने में क्या बुराई है, वो है। और वो सोच रहे हैं सेठ कि मेरा पैसा नहीं है, इससे अगर मान लीजिए जो भी मैंने कमा लिया वो मेरा फायदा है। तो ये भी एक टेंडेंसी अपने तरफ है, इस तरह से भी धर्मांतरित हो रहा है। वो जो है सो समूह में धर्मांतरित अभी नहीं कर रहे हैं और लोगों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। और अपने जो मिथिला की असल समस्या यही है कि फर्क नहीं पड़ना। फर्क आपको इसलिए नहीं पड़ता, आप जैसे आप देखिए मोहम्मदपुर में कुछ नहीं हुआ था, मतलब जो है ये आप कहेंगे कि मैं असंवेदनशील बात कर रहा हूं, अगर नंबर ऑफ डेड बॉडी जो 5 लोग जो मौत हुई है, अगर वो नंबर नहीं छोड़ दें तो उसके अलावा ऐसा नहीं है कि मधुबनी में हत्याएं नहीं हो रही हैं, इससे क्रूर हत्याएं हो रही हैं, निर्दोषों की हत्याएं हो रही हैं। इसके बावजूद जो है क्यों ये 5 तक पहुंचे, इसलिए क्योंकि लोगों को, स्थानीय लोगों को फर्क नहीं पड़ता है। इसी तरह आज जो ईसाई वाली जो समस्या है उससे भी स्थानीय लोगों को फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन अब जो है मान लीजिए जैसे कट्टरपंथ से फर्क पड़ने लगा है, कट्टरपंथ से, लेकिन आज से 30 साल पहले फर्क नहीं पड़ रहा था। तो अगर अभी नहीं कहते तो 30 साल बाद हो सकता है कि मिशनरियों से भी फर्क पड़े। तो मिशनरियों की कुल मिला के ये स्थिति है। दूसरा, आप जो आर्थिक मोर्चे पे जो आजादी की बात कह रहे थे,
तो वो मैंने आपको पहले भी कहा है कि मेरे हिसाब से जो वो पुराना मॉडल लेके, मतलब मिथिला में जब भी उद्योग धंधे रोजगार की बात आती है तो मैंने कोई ये नहीं सुना है कि आपको जो है माछ मखाना चीनी मिल खोल दे, ये कर दे, वो कर दे, इसके अलावा कोई चौथा विकल्प नहीं है। मैं खैर इस चीज का विशेषज्ञ नहीं हूं कि मैं आपको बता सकूं कि ये एक नया चीज आप कर सकते हैं जिससे रोजगार पैदा होगा या ये होगा, लेकिन मिथिला के स्वावलंबन के लिए रोजगार के विकल्पों की ही जरूरत है। अब वो विकल्प क्या हो सकते हैं, वो नए विकल्प क्या हो सकते हैं, वो आपको ढूंढना पड़ेगा। और जब तक वो नहीं होगा, अच्छा रोजगार के भी अवसर मान लीजिए पैदा हो गए, उसके बाद जो है तो मान लीजिए जी रोजगार करियो लगा भी हो तो वाईफाई ऑन करियो तो नहीं आप बोलो जी रोजगार के भी अगर अवसर पैदा हो गए तो मान लीजिए अगर हम जैसा आदमी जो चाहता है कि हम वापस जाएं, कुछ अपनी जड़ों पे करें, गांव में काम करें या अपने शहर में निकटवर्ती शहरों में काम करें, जब मोहम्मदपुर जैसी घटना हो जाती है, जब हरलाखी में एक दिव्यांग बच्ची के साथ रेप करके उसका आंख फोड़ दिया जाता है, जब मधुबनी शहर में अभी साल भर हुआ है जब इतना मोहम्मदपुर में इतना हंगामा हो रहा था, एक बुजुर्ग महिला कैली देवी की पिछले साल निर्मम हत्या कर दी गई थी, और उस मामले में स्थिति यह है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट तक बदल दी गई। तो आप जब ये सब चीजें देखते हैं तो फिर आप हिचकते हैं कि हम क्यों जाएं। फिर आप मुझे कहेंगे कि आप रोजगार करने आ जाओगे, लेकिन मुझे कल दिखेगा कि भाई ठीक है, आज मान लीजिए 2 अच्छे स्कूल मधुबनी में हो गए, मैं अपने बच्चे को वहां पढ़ा लूं, लेकिन अगर मुझे फिर ये समझ में आए कि ऊंची शिक्षा के लिए उसे बाहर ही भेजना है, तो मैं क्यों वो विकल्प चुनूंगा कि मैं पीछे जाऊं। तो रोजगार के विकल्प के साथ साथ आपको इन पे भी काम करना है। जब इलाज कराने के लिए मुझे दिल्ली ही आना है, एम्स में ही आना है, तो मेरे लिए तो सहूलियत है ना कि 5 मिनट में मैं एम्स जा सकता हूँ, क्यों मैं 24 घंटे का सफर करके एम्स आऊं। तो ये सब चीजें जब तक नहीं होंगी तब तक जो है वो आजादी की आप बात करते हैं वो मुमकिन नहीं है। तो मतलब हाँ, तो मेरे हिसाब से आजादी का पूरा गोल जो है वो विकास के इर्द गिर्द। आपने समस्याएं बताई अजीत झा, हमने हमेशा कहा है कि समस्या तो हम लोग पकड़ चुके हैं, आधी बीमारी तब दूर हो जाती है जब हम बीमारी को स्वीकार कर लें और उसे जान लें कि हम इस वजह से बीमार हैं। इसके समाधान की क्या चीजें हो सकती हैं उस पर आपसे बात करेंगे। फिलहाल संजय जी के पास चलते हैं। संजय जी, आपको मैं एक कमेंट आया है वह पढ़ के सुनाता हूं। प्रकाश चौधरी जी ने लिखा है, मिशनरीज हैव नोटोरियस वर्किंग स्टाइल wherever there is poverty and selfish intellectual class. Missionaries go there and they find greener grass to eat. Odisha is the simple example. As far as violence is concerned, there is caste violence and rivalry in Gujarat as well, but here society is cooperative at many levels. इनका कहने का मतलब है कि हिंसा हर एक जगह हो रही है, बिहार को बदनाम किया जा रहा है। इस बीच ईशनाथ सर एक बार फिर से जुड़ गए हैं, उनके नेटवर्क में काफी सारी समस्या आ रही है। ईशनाथ सर, आपने क्योंकि आपने हिंसा की बात की, तो मैं मतलब अभी जो हिंसा की जितनी बातें हो रही हैं मोहम्मदपुर के इर्द गिर्द हो रही है, इसलिए देखिए इसको आप इतने हल्के में मत, मोहम्मदपुर की घटना को आप लीजिए, उसके नाम पे जो हो रहा है आप याद करिए। अगर ये एक ऐसा चीज है जो हमसे एक पीढ़ी के ऊपर के लोगों ने इसी कारण यह चुना कि अपने बच्चों को बाहर भेज दिया, ये जो है ये संवेदना की आड़ में फिर से अपराधियों का महिमा मंडन हो रहा है। उसी दौर में बिहार और मिथिलांचल को पहुंचाने की पॉलिटिक्स है ये, तो इसको आप दूसरे जगह की हिंसा और इससे मतलब तुलना मत करिए। ईशनाथ जी, आप अजीत झा की बात से कितने सहमत हैं? अजीत झा की बात से मैं 100% सहमत तो नहीं हूँ, लेकिन फिर भी बहुत हद तक सहमत हूँ, इसलिए कि इनकी दृष्टि पैनी है, इनका परीक्षण तीक्ष्ण है, और हम लोग थोड़ा मतलब पिछले बैकग्राउंड से समझते हैं, ये युवा हैं, इनका दृष्टिकोण बहुत बढ़िया हो सकता है, आज के परिप्रेक्ष्य में और बढ़िया हो सकता है, और हम लोग घर में रहते हैं तो बहुत ज़्यादा समझते नहीं है। लेकिन फिर भी मोहम्मदपुर की घटना जो है, मैं सिर्फ इसमें एक चीज जोड़ना चाहूँगा कि ऐसे अपराधों के लिए मिथिला में लोग जन्म नहीं लिया करते थे। ऐसे अपराध करने के लिए अपराधी वहां से कहीं बाहर से नहीं आए थे, अपराधी वो भी मिथिला के ही थे,
और जो मिथिला के अपराधी हैं, यदि अपराधी हैं, तो ऐसे अपराध करने की प्रेरणा या ऐसे प्रेरित क्यों हो जाते हैं इस जघन्य अपराध करने के लिए? अपराध है बहुत पहले से हुई हैं, चोरी डकैती की, जैसे बहुत संस्कृत नाटकों में भी चोरी की बहुत घटनाएं सब प्रदर्शित हो चुकी हैं। शूद्रक के नाटक में भी एक ब्राह्मण चोरी करता है, तो इसका मतलब है कि उसमें भी ब्राह्मण चोरी करता होगा। लेकिन महाभारत में एक प्रसंग है, आप याद रखिए कि युधिष्ठिर के दरबार में जब एक ब्राह्मण को चोरी के अपराध में लाया जाता है, युधिष्ठिर बड़े पेशोपेश में पड़ जाते हैं कि इसको क्या दंड दिया जाए, ब्राह्मण पूजनीय है, इसको कैसे दंड दें। कृष्ण से सलाह मशुरा करने के बाद कृष्ण बताते हैं कि अगर ब्राह्मण चोरी कर रहा है तो दंड राजा को मिलना चाहिए। अगर ब्राह्मण चोरी करने पर के लिए बाध्य है तो दंडी तो राजा है। तो मेरा कहना यह है कि अगर ब्राह्मण अपने कर्तव्य और कर्म के साथ यहाँ पर रहें तो ब्राह्मणों का नाम क्यों आएगा ऐसे अपराधों में? ये बहुत मूलभूत प्रश्न है। आपके लिए एक सवाल है, भी आपके लिए एक सवाल है संजय सिंह जी। इनके सवाल के साथ मैं भी जोड़ूंगा, मेरी एक टिप्पणी भी है, लेकिन संजय सिंह का सवाल है। मेरी टिप्पणी आपके अभी के वक्तव्य पर है। आपने कहा महाभारत का हवाला दिया, शूद्रक के नाटकों का हवाला दिया। मैं बार बार इस बात पर जोर दे रहा हूं कि वी आर टॉकिंग ऑफ 2021। हम लोग 2021 में बैठे हैं और वहीं बात कर रहे हैं। जी जी। न तो राजा है, न भगवान कृष्ण है और न अर्जुन है। एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है अपने तमाम गुण और अवगुण के साथ। उसमें हमने एक सरकार चुनी है। जो ब्राह्मण आप कह रहे हैं, अगर ब्राह्मण शब्द की मैं व्याख्या करूं कि ब्रेह धातु से बना है, ब्राह्मण शब्द का मतलब हुआ कि दैट हु इज एवर एक्सपैंडिंग, तो शायद टाइटल के अलावा आज के ब्राह्मणों में कुछ नहीं बचेगा। तो जो भी कहता है कि मैं ब्राह्मण हूं, वह एक अलग विषय हो जाएगा। उसके लिए मुझे एक अलग परिचर्चा करनी पड़ेगी। ब्रेह धातु से बने हैं, जो अपने चिंतन में लगातार विकसित हो, विकसमान हो, जो लगातार फैलता जाए, आकाश की तरह हो, सीमातीत हो, वही है ब्राह्मण। किंतु आज का ब्राह्मण क्या है वह मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, उस पर कोई बात नहीं करूंगा। एक वाक्य बोलना चाहूंगा व्यालोक जी आपकी बात पे। आप 10 बात बोलिएगा, मैं आपके पास आऊंगा जी। ओके, कोई ठीक है, आप पूरी बात बोलिएगा। तो हम लोग 2021 की बात करें, हम लोग अभी इस लोकतांत्रिक व्यवस्था की बात करें और उसके मुताबिक बात करें। यह महिमा मंडन जो है वह कम से कम मेरे कानों को बहुत चुभता है। मैत्रेयी, गार्गी, मिथिला, जनक, दरभंगा महाराज, लोहे की ट्रेन, दरभंगा महाराज का किला, मधुबनी में जो किले हैं, शानदार किले हैं, लेकिन उनकी जड़ों में क्या था वह भी हम और आप जानते हैं। दरभंगा महाराज के 200 पुतलों के लिए 2000 आदमी रखे जाते थे, यह भी हम लोग जानते हैं। और आज उन किलों का क्या हाल है, जनता ने उसको शौचालय बना दिया है, यह भी हम जानते हैं। इसलिए उसकी बात नहीं है। आपके लिए संजय सिंह का एक प्रश्न है, खासतौर से आपसे किया है कि दलितों में यदि कन्वर्जन हो रहा है तो इसे रोकने या मोटिवेट कर अपने स्ट्रीम से जोड़ रखने का दायित्व तो किसका है? पढ़े लिखे लोग तो तथाकथित तौर पर इलीट हो चुके हैं, उन दलितों के बीच बैठेगा। यह इशनाथ जी आपसे सवाल है। संजय जी की बात ले लेते हैं, उसके संजय जी की टिप्पणी ले लेते हैं। 1 मिनट में उन्होंने कहा था कुछ, उसके बाद आप इसका जवाब दीजिएगा। जी, मैंने ये कहा था कि देखिए, अपने यहाँ धर्मशास्त्रों में लिखा हुआ है जन्मना जायते शूद्र कर्मणा द्विज उच्यते। इसीलिए सबसे पहले तो ये एक मैसेज पूरे लोगों के बीच में, संपूर्ण भारत और संपूर्ण विश्व के बीच में जाना चाहिए कि सनातन धर्मशास्त्र ब्राह्मण के बारे में कहता क्या है। हम इसको जन्म से समझ लेते हैं कि झा के घर में जन्म लिया तो झा हो गया, पाठक के घर में जन्म ले लिया तो पाठक हो गया, पाठक और झा ब्राह्मण होते हैं तो दोनों ब्राह्मण हो गए। अरे भैया, हमारे धर्मशास्त्र सदियों से, हजारों वर्षों से कहते कहते थक गए कि जन्मना जायते शूद्र कर्मणा द्विज उच्यते।
जन्म से हम सभी के सभी शूद्र हैं। एक अंग्रेज भी शूद्र है, एक मुसलमान भी शूद्र है और एक भारतीय भी शूद्र है। और कर्म के आधार पर जो अच्छा कर्म करता है तो हो सकता है कि पैगंबर मोहम्मद ब्राह्मण हो जाए, हो सकता है कि वेदव्यास ब्राह्मण हो जाए, हो सकता है कि पाठक जी ब्राह्मण हो जाए। संजय जी, ये आपने मेरी ही बात को लगभग एक दूसरा स्वरूप दिया है, लेकिन पहले इशनाथ जी से, और हमारे पास समय कम है जी, तो इशनाथ जी आपके लिए जो सवाल था संजय देखिए, हाँ समय जी, देखिए रोकने की इस पर जिम्मेदारी मैं किसकी पुनः है, एक बार धर्मांतरण को, कन्वर्जन को? हाँ हाँ, सब समझ रहे हैं। दलितों के बीच बैठेगा कौन, उनका प्रश्न था। तो इसके लिए भी एक मैं एक लाइन में बता रहा हूँ कि शंकराचार्य ने एक मनीषा पंचकम की रचना की थी। 5 श्लोक हैं सिर्फ उसमें उनको कापालिक चांडाल से भेंट हुआ था। उन्होंने उस कापालिक चांडाल ने शिव शंकर चांडाल के रूप में आकर के शंकराचार्य को शिक्षा दी थी। उसमें दलितों की बात थी कि हमने जब ये स्थापित कर दिया कि हम दलितों के बीच क्यों जाएं, जबकि हम काम उन्हीं से करवाते हैं, तो ये हमारा दायित्व था और हमारा दायित्व है अभी भी कि हम उनके बीच में उनको सिर्फ आज की 21वीं सदी में उनको मनुष्य समझ करके मनुष्य के बीच में रहने का हम एक सामाजिक निर्वहन करें, सामाजिक दायित्व निर्वहन करें। यदि वो हमारे हैं, हम अपने हैं, सब अपने हैं, मिथिला के वासी सभी अगर मैथिल हैं, तो इन दलितों को फंसाने के लिए, उकसाने के लिए अगर कोई बाहरी विदेशी लोग सब आकर के, कोई जेम्स, कोई चार्ल्स, कोई ये आकर के, क्रिश्चियन मिशनरी की मैं बात कर रहा हूँ, मैंने बहुत देखा है, तो वो अगर आते हैं तो ये हमारी जिम्मेदारी होनी चाहिए। लेकिन इसके लिए कोई संगठन, कोई ये जिम्मेदार तो है नहीं। यहाँ मिथिला में सबसे बड़ी बात यह है कि संघो शक्ति कले युगे जो कहा गया, कलो युगे, वो संघ कहीं है नहीं। संघ मतलब संगठन है नहीं। चाणक्य के श्लोक का मैं बहुत बार कोट करता हूं कि सिंहस्य महति निद्रा सर्पस्य च महत् भयम। आप हम उसमें जोड़ देते हैं कि मैथिला नाम नहीं एकत्वम सर्वे जीवंतु जंतव। अर्थ यह है कि हम मैथिलों में कोई एकता, हम अपने को इलीट मैथिल समझते हैं, किसी को दूसरा मैथिल समझते हैं, किसी को तीसरा समझते हैं, किसी को प्रवासी समझते हैं। हम ये समझने की कोशिश ही नहीं करते कि हम सब एक भूमि पर जन्म लेकर के एक मिथिला के लोग हैं। और इसके पीछे अब कारण यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, अब थ्रोइंग द लाइट, सम लाइट, ये हमारी अशिक्षा है। हम लोग शिक्षित होने के बावजूद भी कुशिक्षित हो रहे हैं। कुशिक्षित, हमारी शिक्षा प्रणाली अभी तक दुरुस्त नहीं हुई है। इसके पीछे बहुत महत्वपूर्ण कारण ये है, हमने अब आकर के विगत 10-15 सालों में अपने साथ दलितों या जो अन्य लोग हैं उनको हमने अपने साथ पढ़वाना सीखा है। इसके पीछे, इसमें देखिए, संगठन के रूप में अगर एक मिथिलावादी संगठन के रूप में अगर सब काम करें एक साथ मिल करके एक कॉमन गोल के लिए कि हम सब एक हैं, तभी तक हो पाएगा ये। अदरवाइज अगर ये चाहते हो कि दलित को कोई क्यों फंसा लेता है, आदिवासियों को बहुत फंसा लिया झारखंड में, उत्तराखंड कहते हैं, छत्तीसगढ़ में और कई जगह पर क्रिश्चियन मिशनरी ने, तो रांची में बहुत उदाहरण मैंने देखा है। अभी मैं कह रहा हूँ झंझारपुर के आसपास यदि क्रिश्चियन मिशनरी अपने पांव फैला रहे हैं तो गलती सिर्फ और सिर्फ हमारी है, मेरी है। मैं भी उसमें जिम्मेदारी लेता हूँ। हमारी बोले तो हम लोगों की है, हम लोगों की। हम लोगों मतलब कौन? हम लोगों मतलब मैथिल, मिथिला। व्यालोक भाई बोलना चाहूंगा इस पे, व्यालोक भाई बोलना चाहूंगा इस पे। जी बिल्कुल बोलिए। हाँ, तो मेरी बात खत्म होने दीजिए। और जी बिल्कुल समझ गया, बिल्कुल समझ गया। इस्लामिक संगठनों ने, एक सेकंड रुकिए तो सही प्रोफेसर साहब, एक सेकंड रुकिए तो सही। 10 ऐसी जगह का नाम नहीं गिना सकते आप ऐसी 10 जगह का नाम नहीं गिना सकते जहां पे कन्वर्जन सेंटर चल रहे हैं। मैं आपको गिनाऊं 10 नाम? मैं वो 10 नाम गिनाता हूं आपको। ये कन्वर्जन सेंटर्स में आपने क्या बोला, मिथिला के सारे संगठन एक हो जाएं। मुझे बताइए तो सही, कौन सा ऐसा गांव है जहां पे एक संगठन सारा काम करता है? पूरे भारत में क्या पूरे विश्व में? मतलब आप मैथिलों को ऐसे आप डिमोरलाइज करेंगे क्या? तुम एक नहीं हो,
ये हीन भावना क्यों भर रहे हैं आप मिथिलों के अंदर में? कौन सा गांव है पूरे विश्व में? अमेरिका में गांव नहीं है क्या? ब्रिटेन में गांव नहीं है क्या? नीदरलैंड्स में, कनाडा में, साउथ ऑस्ट्रेलिया में, वहां नॉर्थ और साउथ अमेरिका में। सर एक सेकंड प्लीज, वहां गांव नहीं है क्या? हर गांव में एक ही संगठन है क्या? क्या बात कर रहे हैं आप? सारे संगठन एक कैसे हो जाएंगे? ईशनाथ सर को अपनी बात पूरी करने दें, ये इस्लामीकरण पर भी कुछ कह रहे हैं, आप इकट्ठे जवाब दीजिए। जी ईशनाथ जी कंटिन्यू। मैं कह रहा हूं सर कि इस्लामिक संगठनों ने जितना नुकसान नहीं किया था अभी तक, क्योंकि उनसे हम लोग बहुत दिनों से जूझते आ रहे हैं, और उनका भी अगर नवीकरण हो रहा है तो हम लोग भी नए नए अपना खोज रहे हैं। लेकिन ये तो नई चीज है मिथिला के लिए। मैं ये कह रहा हूँ, मधुबनी में इनके मधुबनी शहर के कोतवाली चौक के बगल में आज से 25 साल पहले से एक चर्च है जहां पर एक भी क्रिश्चियन नहीं था पहले। लेट मी टेल क्लियरली, वो एक स्कूल भी खोल रखा है उन्होंने, और वहां पर कभी एक भी क्रिश्चियन नहीं था पहले। 4-5 लोगों ने मिल करके एक स्कूल खोल लिया, और वहां पर वो कन्वर्जन सभी हुआ है बहुत सारा। किसी ने रोका है? किस संगठन की बात करते हैं? ये संगठन है कहीं? ब्रिटेन में, अमेरिका में भी गांव होंगे लेकिन वहां पर एक मिनट सर, लेट मी फिनिश सर। उनको अपनी बात अमेरिका मैंने अमेरिका और इंग्लैंड में अगर गांव हैं भी तो वो एक ही धर्म, एक ही वर्ग के लोग वहां पर रहते हैं। यहाँ पर यूनिटी इन डाइवर्सिटी की जो परिकल्पना हमारी थी वो ठीक है, वो है यूनिटी इन डाइवर्सिटी, लेकिन उसमें जब कोई विखंडित करने लगता है उसको, तो हम लोग कहाँ उस पर आड़े आते हैं? उसके सामने में जाते कहाँ है? एक कोई आता है, कोई फादर समवन, और वो वहां कर आकर के जम जाता है। वो अंधाठाड़ी में अभी 400 लोग हैं वहां पर। कौन आ गया वहां पर 400 लोग? I would like to reply to this example. आपको पूरा समय मिलेगा, बीच में मत टोकिए। आप ईशनाथ जी अपनी बात खत्म करें। मूलभूत कारण से हम लोग, मूलभूत मैं ये बता रहा हूँ कि हम लोग माने असंबद्ध अपने को। ठीक है, आपकी बात समाज हम थोड़ा आर्थिक, एक मिनट सुनिए आप। ईशनाथ जी समय का चूंकि कंस्ट्रेंट है, हम लोग ऑलरेडी 1 घंटे, और मैं आप लोगों से बातचीत और भी लंबी चाहता हूं, लेकिन क्योंकि समय का कंस्ट्रेंट है इसलिए आपकी बात से जो 2 मुख्य तत्व निकले हैं उसको मैं लेके आगे बढ़ रहा हूं। आपने कहा कि ईसाई मिशनरियों को रोकने कोई नहीं आता है, लेकिन आप ही जैसे बुद्धिजीवी उन तमाम कानूनों का विरोध भी करते हैं जो अभी तथाकथित भाजपा नीति सरकार अगर धर्मांतरण को रोकने के लिए कानून बनाती है तो आप या आपके जैसे बुद्धिजीवी उन तमाम कानूनों के विरोध में खड़े हो जाते हैं। ये मेरा अपना ऑब्जर्वेशन है, मैं इसके गुणावगुण की बात नहीं कर रहा हूँ। संजय जी कुछ बात करना चाहते थे, लेकिन उसके पहले एक मिनट, उसके पहले मनीष आनंद जी की एक बहुत महत्वपूर्ण टिप्पणी आई है कि समाधान विलेज इकोसिस्टम, माइक्रो लेवल अप्रोच, अपने अपने पंचायत लेवल, संगठन ही शक्ति है। जब समाज संगठित हो किसी काम को करवाने के लिए, सरकार पर दबाव बनाए, तो पॉलिसी भी आपके हिसाब से बनेगी, तब शिक्षा भी बेहतर होगी और स्वास्थ्य भी, और ब्रेन ड्रेन भी गेन बनेगा तो समाज बेहतर ही बनेगा। मनीष आनंद जी ने बहुत अच्छी बात कही है। संजय जी आप बिल्कुल संक्षेप में ईशनाथ जी की बात का जो जवाब देना चाहते थे, क्योंकि उसके बाद मैं अजीत झा के पास जाऊंगा। हमारे पास बस अब चूंकि समय सीमा हम लोग पहले ही पार कर चुके हैं, अब 10 मिनट में हमें इस बातचीत को कल्मिनेट करना है। तो संजय जी बताएं आप क्या कह रहे हैं? जी व्यालोक जी, ईशनाथ भाई, अजीत जी, सबको संबोधित करते हुए कहना चाहूंगा कि ये जो ईसाई मिशनरीज है ना, वो बहुत चुपके से काम करती है। वो पता लगता है, पता लगता है। ऐसा हमने यहाँ पे मेरे सोनकी में, दरभंगा से धरोड़ा के बीच में सोनकी एक लेप्रोसी हॉस्पिटल है, वहां पे हम लोगों ने जाके राष्ट्रीयोद्घाटन किया था, जिसका नेतृत्व मैंने किया था। मेरे मामा गांव अंटोर में डोम के एक मोहल्ले के बीच में
ईसाई मिशनरीज गए थे, उसका भी रहस्य उद्घाटन मैंने किया था। अलीनगर ब्लॉक के पीछे में उन्होंने किया था उसका, क्योंकि मैं सामाजिक कार्यकर्ता हूं, मैं डायरेक्टली इन्वॉल्व हूं। तो इसलिए कोई अगर ये कह दे कि कोई कुछ कर नहीं रहा है, यू डोंट फॉलो अस, इट डज नॉट मीन वी आर नॉट वर्किंग। हाँ, एक बात ये होनी चाहिए कि वो चुपके से काम कर रहे हैं, हम भी चुपके से काम कर रहे हैं, ना उसकी बात सामने आ रही है ना हमारी बात सामने आ रही है, लेकिन उनका षड्यंत्र बड़ा है, हमारा प्रयास छोटा है, फिर भी वो जीत रहे हैं। यहाँ पे काम करने की जरूरत है। आपको रोक रहा हूं, इशनात जी की बात से और आपकी बात से जो एक निष्कर्ष के तौर पर मैं बोल रहा हूं, उसके पहले एक महाराज दरभंगा नाम के हैंडल ने कहा है जी कि एक तो ये इनका था कि क्या मनीष जी पूर्णतः मिथिला में शिफ्ट हैं, तो हाँ, मनीष आनंद पूरी तरह मिथिला में है। दूसरा यह है कि स्वामी जी का पॉइंट सही है, इशनाथ जी स्वयं विरोध में थे इस कानून के। नहीं, ऐसी बात नहीं है। और तीसरा पॉइंट यह है सर, एक सेकंड, तीसरा पॉइंट यह है कि साईं पुजारी सब चर्च और मस्जिदक विस्तार से चिंतित लाग रहल छथि। संजय चंद्रशेखरन की बात है। इशनाथ जी ने दो बातें कही, इशनाथ जी ने दो बातें कही कि संगठन नहीं है। मिथिला राज्य के निर्माण के लिए कम से कम 4 संगठन हैं, ऐसा तो मैं जानता हूं, और वो चारों काम कर रहे हैं। मिथिला में कम से कम 200 पंजीकृत दल होंगे, अगर आप चुनाव आयोग की वेबसाइट देखें तो। हाँ, ज्यादा होंगे। हरेक संगठन, हरेक ये काम कर रहा है, अपने हिसाब से कर रहा है, अपनी चीजों से कर रहा है। सरकार जब कानून बनाने आती है तो इशनाथ जी, आप उसके व्यक्तिगत तौर पर समर्थन में थे, विरोध में थे, मुझे नहीं पता, लेकिन अभी मध्य प्रदेश में बना कानून, अभी गुजरात में बना, खूब विरोध हुआ, फांसीवाद आ गया, देश में असहिष्णुता बढ़ गई। ये सरकारें क्या कर रही हैं? और अभी आपको मैं बताऊं कि एक रिपोर्ट आई है छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण के लिए जितने प्रयास हो रहे थे, वह जैसे ही नई सरकार बनी है, यानी नेमली कांग्रेस की, जिससे हमारे बुद्धिजीवियों को बहुत प्रेम है, वो घटनाएं असंख्य तौर पर बढ़ गई हैं। उसका प्रतिशत कितना बढ़ा है मुझे नहीं पता। अजीत झा, आपके पास आ रहा हूं, आपकी आखिरी टिप्पणी लूंगा। इस सब पूरे इकोसिस्टम को देखते हुए एक पत्रकार के तौर पर आपने जितनी बातचीत देखी मिथिला में, आप पिछले इलेक्शन में पूरा घूमे हैं, क्या हम सीमांचल को खुद से कटा हुआ मान ही लें? और क्या मिथिला में, जैसे मैं चर्चा नहीं कर सका, और इशनाथ जी आप ईसाईकरण पर जितने चिंतित हो रहे हैं, और आप कह रहे थे कि इस्लामिक संगठन के साथ हम लोग रह रहे हैं और हम लोगों ने एक तरह से सामंजस्य बिठा लिया है। वह सामंजस्य बिठाना नहीं है, वह इसलिए है क्योंकि कट्टर, क्योंकि दरभंगा मॉड्यूल की तो अभी हमने चर्चा ही नहीं की है, क्योंकि आपके यहाँ के जो नेता चर्चा भी नहीं हुई, वो आईएसआई के एजेंट के तौर पर जाने गए, इस पर तो बात ही नहीं हुई है। जी जी जी। अजीत झा, आपकी टिप्पणी। सर देखिए, मैं मतलब हम लोग इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं, तो हम लोग को जो मौजूदा व्यवस्था है उसमें आपको ढूंढना पड़ेगा समाधान। इसका समाधान क्या हो सकता है? तो एक तो मैं ये नहीं मानता कि जैसे जो रोजगार की बात करते हैं इन सब चीजों, हम जो कहते हैं कि काम रोजगार मिल रहा है, तो ये आप ऐसे लोगों की बात कर रहे हैं जो खुद से जाके कुछ काम करना चाहते हैं, वो मास लेवल पर एम्प्लॉयमेंट की बात नहीं है। दूसरा जो है कि संगठनों की बात कर रहे थे, मैं इससे भी सहमत नहीं हूँ। सामाजिक संगठनों का या मान लीजिए गांव के लोगों का यह काम नहीं है कि वो व्यवस्था सुधारे, ठीक है, ये काम है वो समाज जो एक सरकार चुनती है उसका काम
ठीक है। कानून कानून का ठीक है, लोग विरोध करेंगे, कानून बना देने से भी नहीं होता है। यह बात सही है आपने कहा कि छत्तीसगढ़ में या झारखंड में सरकारें बदलती हैं तो धर्मांतरण की स्थिति बदल जाती है, लेकिन यह भी है कि मतलब मैं सरकारों पे नहीं जाना चाहता कि ये सरकार वो सरकार, मेरा ये कहना है कि कानून का जब तक क्रियान्वयन सही तरीके से नहीं होगा तब तक जो है ये चीजें नहीं रुकेंगी। और ये कौन करेगा? ये हमारी व्यवस्था करेगी, वो व्यवस्था जिसको हम चुनते हैं और उससे वो व्यवस्था संचालित होती है। अब आप कहेंगे कि सामाजिक संगठन ये जिम्मेदारी उठा लें, आप कहेंगे कि समाज का व्यक्ति ये जिम्मेदारी उठा लें, तो फिर आपको तैयार रहना पड़ेगा मोहम्मदपुर जैसी कई घटनाओं के लिए। फिर तो यही होगा ना, क्योंकि फिर उसी से निजी दुश्मनी पैदा होती है ना, कि आप दूसरे के हित को प्रभावित करते हैं तो निजी दुश्मनी होती है, निजी दुश्मनी होगी तो वो फिर अदावत में बदलेगी। तो फिर इस तरह की घटनाएं न हो, इसके लिए जरूरी है कि समाज का काम है संस्कृति बचाना, वो इन चीजों पर ध्यान दे, वो ये जिम्मेदारी नहीं ले। अब है कि सरकार का काम है रोजगार देना, जिससे मिथिला को आजादी मिलेगी, जिस आजादी की हम बात कर रहे हैं, तो वो पैदा कैसे होगा? ये सरकार को करना होगा। सरकार कैसे करेगी? तो ये मतलब आप ये नहीं कह सकते कि कोई संगठन आगे कर देगा या मैं और आप लौट जाएंगे तो उससे उसको आजादी मिल जाएगी। और सबसे पहले है कि वो रोजगार के लिए भी यह विकल्प राशि, जो ये जो नई पीढ़ी पैदा हुई है उनको कैसा रोजगार चाहिए, उनके पास कैसा हुनर है। अब आप अपेक्षा करेंगे कि जो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मतलब कंपनी में काम कर रहा है, उसने अपना हुनर उस तरह से पैदा किया है। अब आप उसको ये नहीं कह सकते कि खेत में काम करो। अब मैं ये नहीं कहता कि खेत में काम करना गड़बड़ है, लेकिन उसने अपना स्किल डेवलप किया उस तरह ने। आपको यह देखना है कि मिथिला की जो पीढ़ी है, नई पीढ़ी, उसने अपना हुनर किन किन क्षेत्रों में किया है। उसके बाद जो है वो हुनर के हिसाब से रोजगार आपको उपलब्ध कराना, ये किसका दायित्व है? ये सरकारों का दायित्व है। अगर आप निजी क्षेत्र का ही आप दायित्व लाना चाहते हैं। आपके अजय जी, आपकी बात को, और चूंकि मुझे इस चर्चा को अब समेटना है, आप जिस तरफ जा रहे हैं उसी बात को, हरेक को उसके कौशल के मुताबिक, उसकी बुद्धि के मुताबिक, उसके श्रम के मुताबिक काम मिले तो मिथिला को आजादी मिलेगी। यह आपने पॉइंट कहा। आगे आप जो कहें उसके पहले यह सवाल कर लें, यह आखिरी सवाल है और पैनल के तीनों गणमान्य वक्ताओं से मैं चाहूंगा कि इसका 2-2 मिनट में संक्षिप्त जवाब दें। अजीत झा, समस्या और उसका समाधान जब दोनों पता हो तो दिक्कत कहां पर है? क्या क्रियान्वयन इतना कठिन है? रास्ता कैसे निकलेगा और कौन आगे आएगा? आप, मेरा प्रश्न पैनल में शामिल सभी महानुभावों से है। रमेश चंद्र झा जी का सवाल है, तो आप जो अजीत अपनी बात कह रहे थे उसमें इस प्रश्न को भी शामिल कीजिए और उसके बाद ये हमारा आखिरी सवाल है, इसके बाद हम चर्चा को खत्म करेंगे। अजीत, आपके बाद इशनाथ जी बोलेंगे और फिर संजय जी। मेरे हिसाब से सर इसका एक ही जवाब है, और जो आप कह रहे थे कि सीमांचल के लिए पूछ रहे थे कि हम अपने से अलग कटा हुआ, वो भी इसमें आ जाता है। करना सरकार को है, चाहे वो निजी क्षेत्र से रोजगार आए या सरकारी क्षेत्र से, ये बहस का विषय हो सकता है। सरकार कब करेगी? सरकार पे जब समाज दबाव बनाएगा, संगठन दबाव बनाएंगे, जो सामाजिक संगठन है वो करने नहीं जाएंगे, वो दबाव बनाएंगे। वो दबाव कब बनाएंगे? वो तब दबाव बनाएंगे जब आप, मुझे नहीं पता ये भ्रम कैसे पैदा हुआ, ये धारणा कैसी पैदा हुई है, लेकिन ये जड़ तक धारणा है। जब तक आप मैथिल होने का मतलब सिर्फ ब्राह्मण होने वाली धारणा को नहीं तोड़ पाएंगे, लोगों के मन से ये धारणा नहीं हटा पाएंगे, तब तक वो उस स्तर पे न तो दबाव बनेगा, दबाव नहीं बनेगा तो फिर सरकारें काम करने नहीं जाएंगी, और जब सरकार काम नहीं करेंगी तो समाधान नहीं मिलेगा। इशनाथ जी, संक्षिप्त टिप्पणी आपकी उस सवाल के जवाब में। जी, सवाल था कि समस्या और समाधान दोनों पता है तो ऐसा क्रियान्वयन क्यों नहीं होता है? अब समाधान नहीं मिलेगा ऐसा हम नहीं मान कर नहीं चलते। हम आशावादी लोग हैं। हम लोग समाधान अगर इसी तरीके से खोज सकते हैं, ऐसे ही वार्ता करके, चर्चा करके, कहीं न कहीं जा करके, घूम टहल के, लोगों के बीच में जा करके अगर समाधान हम निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। ऐसी बात नहीं है कि नहीं निकलेगा समाधान। समाधान है, बहुत सारे समाधान हैं, कई विकल्प हैं हमारे पास।
कि रोजगार, अभी अजीत जी जैसे बोल रहे थे कि रोजगार की बात है, रोजगार का काम सिर्फ सरकार का है, सरकार का ही नहीं, सरकार भी हम लोगों ने ही चुनी है, हम लोगों का भी काम है कि हम भी सरकार की मदद करें, सरकार के दिशा निर्देश, सरकार को ऐसा, या जो दबाव बनाने की बात कर रहे थे तो प्रेशर ग्रुप हम लोग भी कायम करें। और दूसरी बात है कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार के साथ साथ पंचायत में भी एक सरकार होती है गांव में, उसका भी कुछ उत्तरदायित्व है। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ राज्य सरकार और केंद्र सरकार पर ही निर्भर रहेगी। तो समाधान जो है मिथिला में अनरेस्ट का, यूथ अनरेस्ट खास करके बेरोजगारी के लिए, कि उसके लिए उद्योग, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम लोग बढ़िया से काम करें, सब मिल के काम करें, तभी ऐसा होगा। और संगठन की बात जहाँ तक मैं कर रहा था, आपने कहा कि बहुत सारे राजनीतिक दल हैं, ये हैं वो हैं, काम के कितने हैं आपको भी पता होगा, और जितने भी मिथिला राज्य संगठन हैं उनका भी मतलब एजेंडा क्या है ये भी पता होगा। मैं कोई राज्य के मिथिला राज्य बन जाए इसके न विरोध में हूँ न मतलब समर्थन में हूँ। मुझे मतलब है कि मिथिला के लोग सही तरीके से भारतीय नागरिक के रूप में अपने सम्मान के साथ रह सकें और सम्मानित होकर के रह सकें। इसके लिए उनको भी जो करना चाहिए वो करें। और सरकार, और आपने एक और प्रश्न कहा था, उसका मैं एक संक्षिप्त उत्तर दे दूं कि बदलती है तो ऐसे ऐसे अगर हो जाते हैं, ये विचारधाराओं का हो सकता है कि विरोधाभास हो, कि कोई दल या कोई राजनीतिक दल चाहती हो कि मैंने ऐसा हो अपने वोट बैंक के लिए, तो ये भी एक बार पुनः आ जाता है नागरिकों के कर्तव्य पर। नागरिकों का काम सिर्फ वोट दे करके सरकार चुनना ही नहीं है, उन सरकारों के पास उन सरकारों के विरोध में भी प्रदर्शन करके अपना देना ये है कि हम ये नहीं चाहते कि ऐसा हो। और अगर अभी इस्लामिक और दरभंगा महाराज ने कहा था, एक मिनट सर, दरभंगा महाराज ने कहा था कि मैं भी उसके विरोध में था पर्सनली, ये उनका अपना आकलन हो सकता है, ये उनका आकलन हो सकता है। उन्होंने एक और टिप्पणी की थी जो कि बहुत हास्यास्पद लगा मुझे। संजय जी अब आगे बताएंगे समाधान। संजय जी अब तो आखिर समय है। बीच में दरभंगा महाराज की चर्चा कर ली उन्होंने, कुछ लोग दरभंगा महाराज को हीरो बनाने की कोशिश कर रहे हैं। दरभंगा महाराज ही वो शख्स है जिसने मैथिली भाषा को खत्म कर दिया, इसलिए हम उनको इज्जत की दृष्टि से नहीं देखते हैं। आखिरी सवाल को प्लीज कंसंट्रेट इन सब सवालों का समय नहीं है अभी, इन सब बातों का। रही बात समाधान की चर्चा करते हैं। मेरी दृष्टि में मिथिला की सभी समस्याओं का समाधान मिथिला राज्य के अंदर में, मिथिला राज्य की पुनर्स्थापना के अंदर में निहित है। मिथिला की आर्थिक आजादी, मिथिला की सांस्कृतिक आजादी, मिथिला की भाषाई आजादी, मिथिला की रोजगारवादी एम्प्लॉयमेंट वाली आजादी, मिथिला का जितना भी सार्वभौमिक आजादी है, वो सारी आजादी एक छोटे से वक्तव्य में निहित है। वो ये है कि मिथिला राज्य की स्थापना हो जानी चाहिए, जैसे बिहार राज्य की स्थापना हुई। 1894 में यह आंदोलन शुरू हुआ, 1912 में आधा स्थापित हुआ, 1936 में पूरा स्थापित हुआ। अब 2022 में 2021 के आखिर तक जाते जाते मिथिला राज्य स्थापित हो जाए तो मिथिला खुद को अपना एक अलग दृष्टिकोण देके, क्योंकि मैथिल बहुत शांत लोग हैं, बहुत योग्य लोग हैं, बहुत समर्थ लोग हैं, बहुत ही कुशल लोग हैं, ये अपने आप को बहुत ही अलग बना लेंगे। आज बांग्लादेश का पर कैपिटा इनकम भारत से ज्यादा हो गया, पर पश्चिम बंगाल का पर कैपिटा इनकम सबसे कम हो गया। हम मिथिला के लोग अपना पर कैपिटा इनकम पूरे भारत में सबसे ऊंचा कर लेंगे। 10 साल देखो तो देखो। मेरे हिसाब से एक शब्द में, एक वाक्य में, एक वक्तव्य में मिथिला की संपूर्ण आजादी निहित है मिथिला राज्य की पुनर्स्थापना में। मैथिलों को मिथिला राज्य का अधिकार मिले, मैथिलों को मिथिला राज्य का प्रशासन मिले, मैथिलों को मिथिला राज्य का शासन मिले। मैथिल भारतीय संविधान के अंदर में रहकर जैसे अन्य राज्य काम कर रहे हैं वैसे अपना मैथिल काम करें। अब देख लीजिएगा, न कोई जातिवादी दंगा होगा। आज बताइए, मोहम्मदपुर में एक करनी मुसहरनी सेना घुस जाती है और वहां जाके एक गरीब ब्राह्मण के घर में जाके आग लगा देती है और कोई कुछ बोलता नहीं है।
नीतीश कुमार का बयान नहीं आता, संजय कुमार झा का बयान नहीं आता, गोपाल जी ठाकुर का बयान नहीं आता, अशोक यादव का बयान नहीं आता, अली अशरफ फातमी का बयान नहीं आता। बाकी चुनाव में तो सबके बयान आते रहते हैं, आज क्यों नहीं बयान आया किसी का? वो सबको एक जाति के पैमाने पे देख रहे हैं। बाहर में गई जातियां, हम मैथिल हैं। अपने यहाँ श्रीमद् भागवत महापुराण में मिथिलायाम भवा मिथिला लिखा हुआ है। मिथिला में रहने वाले सारे लोग सबके सब मैथिल हैं, हम सब मैथिल हैं। हम किसी जाति के नहीं हैं, किसी धर्म के नहीं हैं, किसी कुनबा के नहीं हैं। हम लोगों को मिथिला राज्य चाहिए, मिथिला राज्य अपना समाधान ढूंढ लेगा। संजय जी धन्यवाद, ईशनाथ जी धन्यवाद, और अजीत झा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने आज जो चर्चा की, और हमारे साथ प्रवीण झा जी भी जुड़े हुए थे, उनका भी धन्यवाद। आज की हमारी जो बातचीत हुई, अभी अभी जो दर्शक जुड़े हैं उनके लिए मैं खास तौर से कुछ मुख्य बातें कह दूं। अजीत जी, आपको मैं अंतिम टिप्पणी के लिए बुलाऊंगा। आज हमारे सुधीर चिंतकों ने, विचारकों ने, जो हमारे गणमान्य वक्ता थे, उन्होंने जो बातचीत कही, संजय जी का मत है कि एक अलग मिथिला राज्य चाहिए और उससे सारी सहायता हो जाएंगी। तो बात कुछ टिप्पणियां आई हैं कि कैसे करेंगे, क्या करेंगे। एक रोड मैप होना चाहिए। दूसरे, मेरी व्यक्तिगत राय जहां तक है, तो राज्य के लिए जिस तरह के बलिदानों की और जो बात होती है, आप मैथिलों को शांत कह रहे हैं, मैं कहता हूं कि जो बलिदानी भावना होती है, क्योंकि कोई भी राज्य जो बना है, चाहे वो तेलंगाना हो या उत्तराखंड हो, वह बिना बलिदानों के नहीं बना है। कई सारे लोग हताहत हुए हैं, कई सारी जाने गई हैं, जानो माल का नुकसान हुआ है। मुझे नहीं लगता कि मैथिल जो हैं वह अपने आरामदायक खोल से बाहर निकलेंगे। बहरहाल आपका ये था। ईशनाथ जी के मुताबिक सामाजिक संगठन और समाज की एकता ही सब चीजों के लिए जिम्मेदार है। यहाँ तक कि सरकारें जो कानून बनाती हैं, एक मिनट सर, मैं इस बहस को कल्मिनेट कर रहा हूँ प्लीज। मैं अब इस पर आप लोगों की कोई टिप्पणी नहीं ले रहा हूँ। यहाँ तक कि सरकारें जो धर्मांतरण विरोधी कानून बनाती हैं, या किसी खास सरकार के आने के बाद जो धर्मांतरण के बातों में, घटनाओं में उछाल आता है, जो वृद्धि होती है, वह भी ईशनाथ झा जी के मुताबिक वहाँ की जनता का दायित्व है। उस जनता को उनको रोकना चाहिए, उसके खिलाफ प्रदर्शन करना चाहिए। अजीत झा जी के मुताबिक ईसाईकरण मिथिलांचल की आज़ादी के लिए खतरा है और बड़ी तेजी से हो रहा है। कुछ हमारे दर्शक श्रोता थे, मनीष आनंद जी या प्रवीण झा जी, इन लोगों का कहना था कि मिथिलांचल को आर्थिक आज़ादी चाहिए, मिथिलांचल को रोजगार की आज़ादी चाहिए। हमारे वक्ताओं ने कहा कि एक बार जब आर्थिक आज़ादी हो जाएगी, इस बात पर तकरीबन सब लोग सहमत दिखे। लेकिन एक पॉइंट जो अजीत झा का था वह बहुत महत्वपूर्ण है कि अगर कोई न्यूक्लियर फिजिसिस्ट है तो आप उसे मिथिला में बुलाकर और राजमिस्त्री का काम अगर दे भी देंगे तो शायद वह उसके साथ न्याय नहीं होगा। इसका मतलब यह कहीं से नहीं है कि मिथिला में कि राजमिस्त्री का काम छोटा है या न्यूक्लियर फिजिसिस्ट का काम छोटा है। अजीत झा जी के मुताबिक जो श्रम है, जो कौशल है और जो जिस का विशेषज्ञ है, उसके मुताबिक रोजगार और आर्थिक आजादी मिलनी चाहिए। चूंकि अजीत झा बाद में जुड़े, उनकी एक आखिरी टिप्पणी लेता हूं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अजीत झा जी, आप कुछ कहना चाहते थे? आपकी टिप्पणी के बाद हम लोग इस वार्ता को बंद करेंगे। अजीत झा। नहीं, आपने सब कुछ कह दिया। मैं कोई गंभीर बात नहीं कहना चाहता था। मैं ये आग्रह करना चाह रहा था ईशनाथ सर से कि मतलब जाते जाते जो हमसे जुड़े हैं उनके लिए एक कविता सुना देते तो अच्छा रहता। और मैं एक छोटा सा मैं भी और बात कह देता हूँ कि अभी हम लोगों ने जो देखा माहौल, उसमें बहुत सारे मैथिल जो हैं वो भी राम के वंशज खुद को बताने लगे थे। तो उन मैथिलों को कहना चाहता हूँ, अरे हमारे बाप दादा ऐसे रिश्ते जोड़ के गए हैं कि हम ईश्वर के साथ हंसी ठिठोली करते, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसलिए वही रिश्ता रखो और उस भाव में मत बढ़ो। मैथिल हैं हम सब लोग। और ईशनाथ सर एक कविता सुना देते हैं हम लोग। जय हो। आप अपना माइक म्यूट करें प्लीज, आपके इधर बहुत शोर है। ईशनाथ जी से मैं आग्रह करता हूं, सर आप कविता के साथ इस परिचर्चा का समापन करें। ईशनाथ जी, एकदम छोटी सी कविता है,
छोटी सी कविता है जी जिसमें अजीत जी से आग्रह करूंगा कि वो भी ध्यान से सुनेंगे। जी कवि नहीं है, अभी सिर्फ इसका शीर्षक है दे गर्दनिया। अजीत जी, दे गर्दनिया। नोटक बल पर वोट जो मांगे दे गर्दनिया, नोटक बल पर वोट जो मांगे दे गर्दनिया, और नेत मकनी को खोट चला गया दे गर्दनिया। कतबो देखिए ढीप ढाप में दप दप जब उज्जर कपड़ा, कतबो देखिए ढीप ढाप में दप दप उज्जर कपड़ा, और चेहरे चिलम सोट चला गया दे गर्दनिया। आश्वासन के धार बहायत फोलत झूठक मोटरी, आश्वासन के धार बहायत फोलत झूठक मोटरी, कनक मोट चला गया दे गर्दनिया। बड़का गाड़ी हो रहा, बड़का बड़का गाड़ी हाथ नहीं हो रहा, अहंकार के चोट चला गया दे गर्दनिया। धर्म जाति के जाल फसाओ चिकन बाजक, धर्म जाति के जाल चिकन बाजक, अब बुद्धि में मिट्टियों छोट चला गया दे गर्दनिया। अपने ही बल पर चलते जिंदगी अपन जीवन नैया, लास्य अपने ही बल पर चलते जिंदगी अपन जीवन नैया, इबु जने कने कचोट चल गया दे गर्दनिया। ई ओइ नेता सब लोग कहलो अजीत जी, जे नेता सब लोग के वोट लग चल जाइए और बाद को सुइत रहिए दे गर्दनिया के अमिया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सबको नमस्ते कीजिए। और ये हमारे सुपुत्र भी आ गए हैं। आप सभी को एक बहुत शानदार परिचर्चा के लिए बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। अर्कुल जी सब गोटे बाय बाय सब गोटे के इकट्ठे नमस्कार। जय मिथिला।